आज के अखबारों में जो सबसे जरूरी बातें हैं वो सब लेकर आए हैं हम आपके अपने चैनल सुन लो यूपीएससी पर। अब चाहे द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो या सरकारी वेबसाइट, हमने सब छान मारा है और लाए हैं सिर्फ वो बातें जो यूपीएससी एग्जाम के लिए वाकई काम आने वाली हैं। सो सिट बैक, रिलैक्स और सुनो वो एनालिसिस जो तुम्हारे मेंस और प्रीलिम्स दोनों में फर्क डाल देगा। यह है तुम्हारा डेली लर्निंग डोज, आसान जुबान में, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। आज तारीख है 15 दिसंबर 2025। 15 दिसंबर 2025। आज के हेडलाइंस को देखकर ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट ने रिफॉर्म शब्द को बहुत सीरियसली ले लिया है। एक के बाद एक ऐसे बिल और नीतियां आ रही हैं जो दशकों पुराने सिस्टम्स को पूरी तरह से बदलने की कोशिश कर रही हैं। बिल्कुल सही कहा। आज की चर्चा का एक कोर थीम यही है, रीइमेजिनिंग द ओल्ड फ्रेमवर्क्स। चाहे वो 70 साल पुरानी हायर एजुकेशन की रेगुलेटरी बॉडी हो या फिर देश की फॉरेन पॉलिसी का ट्रेडिशनल सॉफ्ट पावर अप्रोच या ग्रामीण भारत की लाइफलाइन कही जाने वाली एमजी नरेगा जैसी स्कीम हो, हर जगह एक फंडामेंटल शिफ्ट, एक बुनियादी बदलाव देखने को मिल रहा है। तो चलिए इसी रीइमेजिनिंग की शुरुआत करते हैं शिक्षा से। लोकसभा में द विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान यानी वीबीएसए बिल 2025 पेश किया गया है और कहा जा रहा है कि यह भारत की उच्च शिक्षा का चेहरा हमेशा के लिए बदल देगा। ये तो बहुत बड़ा क्लेम है। ये क्लेम जितना बड़ा है, बिल का एम्बिशन उससे भी बड़ा है। ये सिर्फ एक कॉस्मेटिक चेंज नहीं है, ये एक सर्जिकल स्ट्राइक है भारत की हायर एजुकेशन की फ्रैगमेंटेड रेगुलेटरी आर्किटेक्चर, मतलब जो खंडित नियामक वास्तुकला है उस पर। अच्छा, ये दशकों से चले आ रही यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी एआईसीटी और नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटी के राज को खत्म करके एक अकेली यूनिफाइड बॉडी बनाने का प्रस्ताव है। एक अकेली बॉडी? हाँ, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 के विजन को जमीन पर उतारने का सबसे कॉन्क्रीट, सबसे ठोस कदम है। ओके, तो मतलब ये जो तीन नाम हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, यूजीसी, एआईसीटी, एनसीटी, हाँ, ये अब इतिहास बन जाएंगे एक ही झटके में। हाँ, इस बिल का सबसे क्रांतिकारी पहलू यही है। इसे समझने के लिए हमें इन तीनों की हिस्ट्री को थोड़ा समझना होगा। हाँ बिल्कुल। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी, इसकी स्थापना हुई 1956 में। 1956। इसका मुख्य काम था यूनिवर्सिटीज को ग्रांट्स देना और स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना। राइट। फिर 1987 में 1987 में ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एआईसीटी को स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया। अच्छा, पहले नहीं था? नहीं, एडवाइजरी बॉडी की तरह था, पर स्टैट्यूटरी स्टेटस 1987 में मिला ताकि इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी जैसे टेक्निकल कोर्सेज को रेगुलेट किया जा सके। ठीक है। और फिर 1993 में आया नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटीई। एनसीटीई, हाँ, जिसका फोकस था बीएड और एमएड जैसे टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पर। तो ये तीनों अपने अपने दायरे में काम कर रहे थे। लेकिन इसमें दिक्कत क्या थी? सब अपना अपना काम कर रहे थे, तो प्रॉब्लम कहाँ थी? प्रॉब्लम थी फ्रैगमेंटेशन क्राइसिस में। हमारी हायर एजुकेशन तीन अलग अलग साइलोज, मतलब तीन अलग अलग डिब्बों में बढ़ गई थी। जनरल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन और टीचर एजुकेशन के बीच इतनी मोटी दीवारें खड़ी हो गईं कि कोलैबोरेशन और इनोवेशन लगभग नामुमकिन हो गया। यही एनईपी 2020 की सबसे बड़ी शिकायत थी। कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल है इसका? किसी स्टूडेंट या कॉलेज को इससे क्या फर्क पड़ता था? बिल्कुल है। मान लीजिए देश का एक टॉप आईआईटी है जो एआईसीटीई के अंडर आता है। वो अपने बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए एक वर्ल्ड क्लास फिलॉसफी या इकोनॉमिक्स का डिपार्टमेंट खोलना चाहता है, ताकि इंजीनियर्स को सोशल साइंसेस की भी समझ हो। एग्जैक्टली। लेकिन ऐसा करने के लिए उसे यूजीसी के नियमों के जाल में फंसना पड़ता था, अप्रूवल्स लेने पड़ते थे जो कई बार सालों तक नहीं मिलते थे। अरे बाप रे। नतीजा, वो आईआईटी आइडिया ही ड्रॉप कर देता था। ये आर्टिफिशियल बैरियर्स, ये कृत्रिम बाधाएं, मल्टी डिसिप्लिनैरिटी मतलब बहुविषयकता को, जो आज की नॉलेज इकोनॉमी की सबसे बड़ी जरूरत है, उसे मार रही थी। वीबीएसए इसी दीवार को तोड़ने का काम करेगा। समझ गया। ये तो हुई फ्रैगमेंटेशन की बात। लेकिन एक और शब्द बहुत सुनने में आता है, इंस्पेक्टर राज। क्या ये भी एक बड़ी वजह थी इस बदलाव की? ये सबसे बड़ी वजहों में से एक थी। हमारा पुराना सिस्टम इनपुट्स पर फोकस करता था, आउटकम्स पर नहीं। इनपुट्स ओवर आउटकम्स मतलब? कितने प्रोफेसर्स हैं, इन चीजों पर चेकलिस्ट बनती थी। तो इसमें बुराई क्या है? ये सब तो जरूरी है। जरूरी है, लेकिन ये एंड गोल नहीं है।
एंड गोल है क्वालिटी एजुकेशन। पुराना सिस्टम इस पे फोकस नहीं करता था कि स्टूडेंट्स असल में सीख क्या रहे हैं, उनकी एनालिटिकल स्किल्स डेवलप हो रही हैं या नहीं, और ग्रेजुएशन के बाद उन्हें अच्छी नौकरी मिल रही है या नहीं। अच्छा, तो फोकस प्रोसेस पर था, रिजल्ट पर नहीं। बिल्कुल। कंप्लायंस मतलब नियमों का पालन करना, एक्सीलेंस यानी उत्कृष्टता से ज्यादा जरूरी हो गया था। वीबीएस का लक्ष्य इसी फिलॉसफी को 180 डिग्रीज घुमाना है, इनपुट से आउटकम्स पर फोकस शिफ्ट करना। अब ये देखा जाएगा कि ग्रेजुएट की एम्प्लॉयबिलिटी कितनी है, इंस्टीट्यूशन में रिसर्च आउटपुट कैसा है। लेकिन ये विचार के एक सिंगल रेगुलेटर होना चाहिए, ये तो नया नहीं है। मुझे याद है पहले भी ऐसी बातें हुई हैं। बहुत अच्छी बात उठाई आपने। ये विचार बिल्कुल नया नहीं है, इसकी जड़ें काफी पुरानी हैं। 2006 में सैम पिट्रोडा की अध्यक्षता में नेशनल नॉलेज कमीशन ने, राइट, एनकेसी। और 2009 में प्रोफेसर यशपाल कमिटी ने, दोनों ने ही एक सिंगल ओवरआर्चिंग रेगुलेटर का सुझाव दिया था। उन्होंने इसका नाम भी सुझाया था, नेशनल कमीशन फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, NCHER। NCHER, हाँ सुना है ये नाम। तब की सरकार ने NCHER बिल लाने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो संसद में पास नहीं हो पाया। VBSA बिल एक तरह से उन्हीं सिफारिशों का एक नया, रीब्रांडेड और ज्यादा पावरफुल वर्जन है, जिसे 2047 के विकसित भारत विजन के साथ जोड़ा गया है। चलिए, अब इस VBSA बिल के स्ट्रक्चर को थोड़ा और बारीकी से देखते हैं। ये 12 सदस्यीय 12 मेंबर अम्ब्रेला कमीशन होगा, ये तो ठीक है, लेकिन ये काम कैसे करेगा? क्या एक ही बॉडी सारे काम करेगी? रेगुलेशन भी, फंडिंग भी, एक्रेडिटेशन भी? नहीं, और यही इसकी कह सकते हैं कि सबसे बड़ी खूबी है। अगर एक ही बॉडी सारे काम करेगी तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा। सही बात है। NEP 2020 ने सेपरेशन ऑफ फंक्शंस का एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया था। VBSA इसी सिद्धांत पर आधारित है, और इसके 4 प्रमुख इंडिपेंडेंट फंक्शनल वर्टिकल्स होंगे। ये चारों वर्टिकल VBSA के अंडर तो होंगे, लेकिन अपने अपने डोमेन में स्वायत्त रूप से काम करेंगे। 4 वर्टिकल्स, ठीक है, एक एक करके समझते हैं। पहला कौन सा है? पहला और सबसे महत्वपूर्ण है नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, यानी NHERC। ये रेगुलेटर होगा। रेगुलेटर। हाँ, इसका काम फंडिंग देना या कॉलेजेस को ग्रेड देना नहीं होगा। इसका सिर्फ एक काम होगा, रेगुलेशन। ये देखेगा कि संस्थानों में फाइनेंशियल प्रोबिटी मतलब वित्तीय शुचिता है या नहीं, गुड गवर्नेंस यानी सुशासन के प्रिंसिपल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं, और वो अपनी सारी जानकारी फीस से लेकर फैकल्टी डिटेल्स तक ऑनलाइन डिस्क्लोज कर रहे हैं या नहीं। इसका विजन है लाइट बट टाइट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लाइट बट टाइट, लेकिन भारत में इम्प्लीमेंटेशन के स्तर पर यह अक्सर लूज एंड टाइट फिस्टेड बन जाता है। इसे जमीन पर कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? आपका सवाल बिल्कुल जायज है। लाइट बट टाइट का मतलब है कि सरकार डे टू डे फंक्शनिंग में दखल नहीं देगी, इंस्टीट्यूशंस को एकेडमिक फ्रीडम देगी। ये हुआ लाइट पार्ट। हाँ, लेकिन टाइट वाला हिस्सा आता है नॉन कंप्लायंस पर। अगर कोई इंस्टीट्यूशन नियमों का पालन नहीं करता तो उस पर भारी पेनल्टी लगेगी। बिल में फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स मतलब फर्जी संस्थानों के लिए कड़े दंड का प्रावधान है। बिना मंजूरी के संस्थान खोलने पर 5 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। 5 करोड़? ये तो बहुत ज्यादा है। ये UGC के उस पुरानी कमजोर प्रणाली से बिल्कुल अलग है, जहां वो सिर्फ फेक यूनिवर्सिटीज की एक लिस्ट जारी कर देते थे और कुछ होता नहीं था। ये पनिटिव अप्रोच दिखाती है कि सरकार क्वालिटी से समझौता करने के मूड में नहीं है। ठीक है, तो NHERC हो गया रेगुलेटर। अब दूसरा वर्टिकल? दूसरा है नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल यानी NAC। ये VBSA का सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। कैसे? अभी तक रेगुलेशन और एक्रेडिटेशन मतलब प्रत्ययन काफी हद तक मिले जुले थे। UGC ही NAC को भी देखता था। अब एक्रेडिटेशन को रेगुलेशन से पूरी तरह अलग कर दिया जाएगा। NAC खुद एक्रेडिटेशन नहीं करेगा, बल्कि एक मेटा एक्रेडिटिंग सिस्टम की देखरेख करेगा। मेटा एक्रेडिटिंग सिस्टम ये क्या होता है? मतलब NAC खुद कॉलेजों को रेट नहीं करेगी, बल्कि रेटिंग देने वाली एजेंसियों को रेट करेगी। ये तो बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही समझा। अभी देश में हजारों कॉलेज हैं और एक अकेली बॉडी NAC के लिए सबको टाइम पर एक्रेडिट करना मुमकिन नहीं हो पा रहा था, जिससे क्वालिटी चेक में सालों लग जाते थे। हाँ, ये तो सुना है। अब NAC
कुछ इंडिपेंडेंट एजेंसीज को मान्यता देगा जो ट्रांसपेरेंट पैरामीटर्स पर जाकर यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस का अक्रेडिटेशन करेंगी। ये एजेंसीज प्राइवेट भी हो सकती हैं और गवर्नमेंट भी। इससे प्रक्रिया में तेजी आएगी, कंपटीशन बढ़ेगा और ज्यादा ऑब्जेक्टिविटी भी आएगी। सरकार का रोल अक्रेडिटेशन से हट जाएगा, वो सिर्फ एक ओवरसियर, एक रेगुलेटर ऑफ रेगुलेटर्स की भूमिका में होगी। ओके, रेगुलेटर ऑफ रेगुलेटर्स, ये एक बड़ा शिफ्ट है। तीसरा वर्टिकल कौन सा है? तीसरा है जनरल एजुकेशन काउंसिल यानी GEC। इसका काम एकेडमिक स्टैंडर्ड्स तय करना है। ये बताएगा कि एक हिस्ट्री ग्रेजुएट में क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए या एक फिजिक्स ग्रेजुएट का कोर नॉलेज क्या होना चाहिए। इसे ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स कहते हैं। अच्छा, तो ये करिकुलम डिजाइन करेगा? नहीं, करिकुलम नहीं, बल्कि लर्निंग आउटकम्स। GEC ही नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क NHEQF भी तैयार करेगा। ये NHEQF क्या है? ये एक फ्रेमवर्क है जो लर्निंग आउटकम्स के आधार पर क्वालिफिकेशंस को अलग-अलग लेवल्स में क्लासिफाई करेगा। इससे ये सुनिश्चित होगा कि देश भर में BA, BSc, BCom जैसी डिग्रियों का एक स्टैंडर्ड लेवल हो। इसका फायदा? इसका एक बड़ा फायदा ये भी होगा कि स्टूडेंट्स के लिए एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में क्रेडिट ट्रांसफर करना आसान हो जाएगा और भारतीय डिग्रियों को वैश्विक मान्यता भी आसानी से मिलेगी। राइट। और अब आते चौथे वर्टिकल पर, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो सबसे विवादास्पद है। हाँ, चौथा है हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल यानी HEGC। NEP 2020 में इसकी परिकल्पना की गई थी कि ये फंडिंग का काम देखेगा, जैसा कि UGC करता था। ग्रांट्स काउंसिल है तो ग्रांट्स ही देगा। हाँ, पर जो बिल आया है उसमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। सूत्रों के मुताबिक बिल में ग्रांट देने की शक्ति VBSA या उसके किसी वर्टिकल को नहीं दी जा रही है। ये शक्ति, जो पारंपरिक रूप से UGC के पास थी, अब सीधे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को हस्तांतरित की जा सकती है। क्या मतलब असल खतरा ये है कि स्वायत्तता देने के नाम पर ये बिल असल में फंडिंग का कंट्रोल सरकार के हाथ में देकर संस्थानों को और भी ज्यादा निर्भर बना सकता है। दैट्स द रियल पैराडॉक्स हियर। बिल्कुल, और यहीं पर शिक्षाविदों और आलोचकों की सबसे बड़ी चिंता है। इससे विश्वविद्यालयों की फाइनेंशियल ऑटोनॉमी यानी वित्तीय स्वायत्तता पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। सवाल तो उठेंगे ही। क्या फंडिंग के फैसलों में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस मतलब राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ जाएगा? क्या सरकार उन संस्थानों को ज्यादा फंड देगी जो उसकी विचारधारा से सहमत हैं, और क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करने वाले संस्थानों को साइडलाइन कर दिया जाएगा? ये एक बहुत बड़ा डिबेट है जो इस बिल को लेकर संसद और बाहर दोनों जगह चलेगा। ये वाकई एक बड़ी चिंता का विषय है। अब आते हैं एक और जरूरी संवैधानिक मुद्दे पर, फेडरलिज्म यानी संघवाद। शिक्षा तो कॉन्करेंट लिस्ट में है, मतलब केंद्र और राज्य दोनों इस पर कानून बना सकते हैं। तो इस बिल का राज्यों पर क्या असर पड़ेगा? ये इस बिल का सबसे सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट है। शिक्षा 7th शेड्यूल के कॉन्करेंट लिस्ट की एंट्री 25 में आती है। हाँ। आलोचकों का कहना है कि एक सुपर रेगुलेटर बनाने से सारी शक्ति केंद्र सरकार के हाथों में सेंट्रलाइज हो जाएगी। देश के ज्यादातर स्टूडेंट्स स्टेट यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, जिन्हें राज्य सरकारें फंड करती हैं। अगर VBSA की डिसीजन मेकिंग बॉडी में राज्यों का पर्याप्त और प्रभावी प्रतिनिधित्व नहीं हुआ, तो ये भारत के फेडरल कैरेक्टर को कमजोर कर सकता है। मतलब वन साइज फिट्स ऑल वाला अप्रोच। हाँ, और ये अप्रोच लोकल नीड्स को अनदेखा कर सकती है। और ऑटोनॉमी, बिल तो संस्थानों को ग्रेडेड ऑटोनॉमी देने का वादा करता है। यहीं पर ऑटोनॉमी पैराडॉक्स आता है। जैसा आपने पहले कहा, बिल एक तरफ कहता है कि हम टॉप परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस को पूरी स्वायत्तता देंगे, वो अपने कोर्स डिजाइन कर सकेंगे, अपनी फीस तय कर सकेंगे, लेकिन दूसरी तरफ रेगुलेटरी और फाइनेंशियल कंट्रोल को पूरी तरह से सेंट्रलाइज किया जा रहा है। तो फिर स्वायत्तता कैसी? एग्जैक्टली। इससे स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशंस की ऑपरेशनल फ्रीडम पैराडॉक्सिकली कम हो सकती है। तो सवाल ये है कि क्या ये असली ऑटोनॉमी है या सिर्फ कागज पर दी गई एक छूट जिसका रिमोट कंट्रोल दिल्ली में होगा? ये तो ही भारत की बात। अगर हम दुनिया के दूसरे देशों से तुलना करें तो ये मॉडल कैसा है?
क्या कहीं और ऐसा सिस्टम है? ये एक इंटरेस्टिंग हाइब्रिड मॉडल है। ये यूनाइटेड किंगडम के ऑफिस फॉर स्टूडेंट्स OFS से भी कुछ प्रेरणा लेता है, जो एक सेंट्रलाइज्ड मार्केट रेगुलेटर की तरह काम करता है। अच्छा। और ये यूनाइटेड स्टेट्स के एक्रेडिटेशन बेस्ड सिस्टम से भी कुछ आइडियाज लेता है, जहां रेगुलेशन ज्यादातर डिसेंट्रलाइज्ड है और इंडिपेंडेंट एक्रेडिटिंग एजेंसीज पर निर्भर करता है। भारत का BVSA मॉडल इन दोनों को मिलाने की कोशिश करता है, रेगुलेशन को सेंट्रलाइज करना और एक्रेडिटेशन को थियोरेटिकली डिसेंट्रलाइज करना। इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि ये जमीन पर कैसे लागू होता है और इसमें राज्यों को कितना बड़ा स्टेक होल्डर बनाया जाता है। And this ambition of building a Viksit Bharat isn't limited to domestic policy. It's also reshaping how India engages with the world, especially in strategically vital regions like the Horn of Africa. प्रधानमंत्री की 3 देशीय यात्रा, इथियोपिया, जॉर्डन और ओमान, इसी बदलते दृष्टिकोण का संकेत दे रही है। बिल्कुल, भारत की अफ्रीका नीति में एक साफ पिवट, एक बड़ा बदलाव दिख रहा है। हम ऐतिहासिक रूप से सॉफ्ट पावर पर फोकस करते आए हैं, शिक्षा, कैपेसिटी बिल्डिंग, नॉन अलाइन मूवमेंट के दिनों की सॉलिडारिटी। हाँ, जो हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच रहा है। बिल्कुल, ये सब अपनी जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन अब फोकस हार्ड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इसमें ऊर्जा सुरक्षा, महत्वपूर्ण खनिज यानी क्रिटिकल मिनरल्स और समुद्री स्थिरता यानी मैरीटाइम स्टेबिलिटी शामिल हैं। प्रधानमंत्री की इथियोपिया यात्रा इसी बदलते स्ट्रेटेजिक प्रैग्मेटिज्म का सबसे बड़ा प्रतीक है। इथियोपिया ही क्यों? अफ्रीका में 54 देश हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में इस देश का इतना महत्व क्यों है कि PM की यात्रा यहाँ हो रही है? इसके 3 मुख्य कारण हैं जो इसे इस रीजन का जियोपॉलिटिकल एंकर बनाते हैं। पहला, इसकी भौगोलिक स्थिति। लोकेशन। हाँ, इथियोपिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका का दिल है। हालांकि ये एक लैंडलॉक्ड देश है, मतलब इसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती, पर ये रेड सी और बाब एल मंडेब जलडमरू मध्य के बहुत करीब है। ये दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है, जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल और सामान गुजरता है। यहाँ की स्थिरता पूरे इंडियन ओशन रीजन की सुरक्षा के लिए जरूरी है। दूसरा कारण। दूसरा, इसकी डेमोग्राफी और इकोनॉमी। लगभग 109 मिलियन की आबादी के साथ ये अफ्रीका का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, नाइजीरिया के बाद। हाँ, इसका मतलब है एक बहुत बड़ा डोमेस्टिक मार्केट और एक बड़ी वर्कफोर्स। तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण, ये अफ्रीका का डिप्लोमेटिक कैपिटल है। अफ्रीकन यूनियन AU का मुख्यालय एडिस आबाबा में है। इथियोपिया से जुड़ने का मतलब है पूरे अफ्रीका के इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर से जुड़ना। और आर्थिक रूप से आपने क्रिटिकल मिनरल्स की बात की। सोर्स में माइनिंग को एक न्यू फ्रंटियर बताया गया है। हाँ, और यही भारत इथियोपिया संबंधों में सबसे बड़ा गेम चेंजर है। पहले भारतीय निवेश जो 4 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा था, वो कृषि, टेक्सटाइल्स और मैन्युफैक्चरिंग में केंद्रित था। लेकिन रेगुलेटरी समस्याओं और विदेशी मुद्रा की कमी के कारण कई निवेशक बाहर निकल गए। अब नया मोर्चा है खनन यानी माइनिंग। क्रिटिकल मिनरल्स, ये आजकल बहुत सुनने में आता है। इथियोपिया में ऐसा क्या है जो भारत के आत्मनिर्भर भारत मिशन के लिए इतना जरूरी है? इथियोपिया में सोना, टैंटलम और सबसे महत्वपूर्ण रेयर अर्थ एलिमेंट्स यानी REEs के विशाल अनएक्सप्लोर्ड भंडार हैं। ये 17 मेटालिक एलिमेंट्स का ग्रुप है जो हमारे हाईटेक फ्यूचर के लिए इंडिस्पेंसिबल मतलब अपरिहार्य हैं। जैसे कि आपके स्मार्टफोन की स्क्रीन, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी, फाइटर जेट के इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए इन सब में REEs लगते हैं। आज दुनिया में REEs की सप्लाई चेन पर चीन का दबदबा है। भारत इस निर्भरता को कम करना चाहता है। तो ये एक तरह की स्ट्रेटेजिक इंटरडिपेंडेंस हुई। भारत को मिनरल्स मिलेंगे और इथियोपिया को इन्वेस्टमेंट। एग्जैक्टली, ये एक क्लासिक विन विन सिचुएशन है। ये साझेदारी भारत को इन खनिजों के लिए एक सिक्योर सप्लाई चेन देगी जो हमारे आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के लिए क्रूशियल है। वहीं इथियोपिया को अपने इन संसाधनों को एक्सप्लोर और एक्सट्रैक्ट करने के लिए भारत से कैपिटल और टेक्नोलॉजी मिलेगी, जिससे उनकी इकोनॉमी ग्रो करेगी। ये सिर्फ ट्रेड नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक रिसोर्स पार्टनरशिप है। डिफेंस एंड सिक्योरिटी की बात करें हाँ, तो यहाँ भी भारत और इथियोपिया के संबंध काफी पुराने और गहरे रहे। बहुत गहरे। ये संबंध 1956 से है, जब भारतीय सेना ने इथियोपिया की प्रसिद्ध हरार मिलिट्री एकेडमी की स्थापना में मदद की थी।
ये दिखाता है कि हमारे डिफेंस टाइज कितने फाउंडेशनल हैं। हरार मिलिट्री एकेडमी। हाँ, आज इथियोपियाई सेना ENDF, इथियोपियन नेशनल डिफेंस फोर्स, पुराने सोवियत युग के उपकरणों पर निर्भर है। उन्हें मॉडर्नाइजेशन की सख्त जरूरत है। और भारत यहाँ एक रिलायबल और कॉस्ट इफेक्टिव सप्लायर के रूप में उभर सकता है। बिल्कुल। चीन और दूसरे देशों के विपरीत भारत अपने डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के साथ तेजस लड़ाकू विमान, ध्रुव हेलीकॉप्टर्स और ब्रह्मोस मिसाइल जैसे कॉस्ट इफेक्टिव और रिलायबल विकल्प दे सकता है, बिना किसी पॉलिटिकल बैगेज के। अच्छा। इस साल रक्षा सहयोग पर एक नया MOU साइन हुआ है और जॉइंट डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी की पहली बैठक भी हुई है। ये दिखाता है कि ये संबंध अब सिर्फ बातों तक सीमित नहीं है, इन्हें इंस्टीट्यूशनलाइज किया जा रहा है। भारत डिफेंस रिलेटेड लाइंस ऑफ क्रेडिट LOC भी बढ़ा सकता है, जिससे इथियोपिया के लिए भारतीय हथियार खरीदना आसान हो जाएगा। लेकिन जाहिर है चुनौतियां भी होंगी। भारतीय इन्वेस्टर्स को वहाँ क्या दिक्कतें आती हैं? निश्चित रूप से सबसे बड़ी समस्याएं हैं विदेशी मुद्रा की कमी, जिससे वो अपना प्रॉफिट वापस भारत नहीं भेज पाते, और दूसरा है अनप्रिडिक्टेबल रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। तो इसका समाधान क्या है? इन समस्याओं को दूर करने के लिए दोनों देशों को अपनी बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी और डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट DTAA को तुरंत अपडेट करना होगा। राइट। इसके अलावा इथियोपिया का हाल ही में ब्रिक्स में शामिल होना एक और महत्वपूर्ण लेयर जोड़ता है। अब दोनों देश ग्लोबल साउथ के मुद्दों, क्लाइमेट फाइनेंस और UN सुधारों पर और बेहतर समन्वय कर सकते हैं। तो बड़ी तस्वीर क्या बनती है? मतलब ये संबंध अब सहायता से आगे बढ़कर एक मजबूत साझेदारी की ओर बढ़ चुका है? आपने बिल्कुल सही समझा। The relationship has moved beyond aid and capacity building into a strategic partnership defined by minerals, markets and military cooperation. इथियोपिया अब सिर्फ एक लाभार्थी नहीं, बल्कि भारत की संसाधन सुरक्षा और वेस्टर्न इंडियन ओशन में प्रभाव बढ़ाने की खोज में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है। सरकार के इन टॉप डाउन पॉलिसी शिफ्ट से अब चलते हैं एक ऐसी कहानी पर जो जमीन से जुड़ी है, एक बॉटम अप रेवोल्यूशन की कहानी। पर्यावरण और पारिस्थितिकी की दुनिया से तमिलनाडु का समुदाय आधारित MRV मॉडल, जिसे एक डेटा डेमोक्रेसी रेवोल्यूशन कहा जा रहा है। ये वाकई एक रेवोल्यूशनरी पहल है और UPSC के गवर्नेंस और एनवायरनमेंट दोनों पेपर्स के लिए बहुत रेलेवेंट है। जलवायु परिवर्तन से लड़ाई में डेटा ही सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन पारंपरिक रूप से ये शक्ति सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के पास केंद्रित रही है। हाँ, जो सैटेलाइट इमेजरी और टॉप डाउन सर्वेस का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। तमिलनाडु का कम्युनिटी बेस्ड एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग एंड वेरिफिकेशन यानी CBMRV मॉडल इस पावर डायनेमिक को डेमोक्रेटाइज मतलब लोकतांत्रिक बनाने की कोशिश कर रहा है। ये टॉप डाउन डेटा की समस्या क्या है? मतलब सैटेलाइट से तो हमें काफी जानकारी मिली जाती है, फॉरेस्ट कवर कितना है, वाटर बॉडीज कहाँ हैं वगैरह मिल जाती है, लेकिन उसमें एक रेजोल्यूशन गैप होता है। सैटेलाइट आपको ये बता सकता है कि नीलगिरी के जंगल में पिछले 5 साल में ग्रीन कवर 2% बढ़ा है, लेकिन वो ये नहीं बता सकता कि जंगल के अंदरूनी हिस्सों में जमीन की नमी कम हो रही है या किसी खास किस्म के पौधे अब नहीं उग रहे। अच्छा, ये माइक्रो इकोलॉजिकल चेंजेस मतलब सूक्ष्म पारिस्थितिक बदलाव को पकड़ नहीं पाता। अच्छा, तो ये लोकल ब्लाइंड स्पॉट है। इसके कुछ और उदाहरण है? बिल्कुल। कुडेलोर के तटीय इलाकों में सैटेलाइट ये नहीं बता सकता कि जमीन के नीचे के पानी यानी कोस्टल एक्विफर्स में खारापन बढ़ रहा है, जिससे खेती बर्बाद हो रही है, या इरोड के वेटलैंड्स में माइग्रेटरी बर्ड्स की संख्या क्यों कम हो रही है। ये छोटे छोटे सिग्नल्स, जिन्हें कैनेरीज इन द कोल माइन कहा जाता है, इन्हें सबसे पहले स्थानीय समुदाय महसूस करते हैं, मछुआरे, किसान, आदिवासी। लेकिन नेशनल डेटा सेट्स इन्हें मिस कर जाते हैं। और इन्हीं समुदायों के पास सदियों का ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज भी होता है, लेकिन उसे पॉलिसी मेकिंग में जगह नहीं मिलती। एग्जैक्टली। CBMRV इसी गैप को भरता है। ये पहल 2023 में UK पैक्ट पार्टनरिंग फॉर एक्सेलरेटेड क्लाइमेट ट्रांजिशंस कार्यक्रम के फाइनेंशियल सपोर्ट से शुरू हुई। UK पैक्ट? हाँ, इसे 3 अलग-अलग पायलट लैंडस्केप्स में लागू किया गया है, जो तमिलनाडु की 3 अलग-अलग इकोसिस्टम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। कौन-कौन से? पहला, अराकोड नीलगिरी में, जहां फोकस पर्वतीय वन पारिस्थितिकी तंत्र पर है। दूसरा, वेलोड एरोड में, जहां आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड के स्वास्थ्य की निगरानी हो रही है। और तीसरा, किलाई कडोलौर में, जहां मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र पर नजर रखी जा रही है।
तो ये काम कैसे करता है? क्या लोगों को बस बिठाकर उनसे पूछा जाता है कि क्या बदलाव दिख रहे हैं? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा साइंटिफिक है। ये ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज यानी TEK को आधुनिक साइंटिफिक टूल्स के साथ जोड़ता है। स्थानीय निवासियों, खासकर युवाओं और महिलाओं को कम्युनिटी क्लाइमेट स्टुअर्ड्स यानी KCS के रूप में ट्रेन किया जाता है। ट्रेन किया जाता है? कैसे? उन्हें बारिश मापने के लिए रेन गेज, मिट्टी में कार्बन की मात्रा जांचने के लिए सॉइल टेस्टिंग किट्स और बायोडाइवर्सिटी इंडिसेस को रिकॉर्ड करने के लिए सिंपल डिजिटल टूल्स का उपयोग करना सिखाया जाता है। और इस डेटा का क्या होता है? क्या ये सिर्फ उस गांव तक सीमित रहता है? नहीं, यहीं पर टेक्नोलॉजी का रोल आता है। इस हाइपर लोकल डेटा को एक डिजिटल डैशबोर्ड पर अपलोड किया जाता है। ये डैशबोर्ड रियल टाइम में ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर के अधिकारियों के लिए एक्सेसिबल होता है। इससे एक पावरफुल फीडबैक लूप बनता है, जहां अराकोड गांव की जमीनी हकीकत सीधे चेन्नई में बैठे पॉलिसी प्लानर की स्क्रीन पर दिखती है। इसका शासन यानी गवर्नेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये सिर्फ डेटा कलेक्शन एक्सरसाइज तो नहीं है? बिल्कुल नहीं, इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। इस वेरीफाइड कम्युनिटी ओन डेटा का उपयोग ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स GPDP बनाने में किया जाता है। अच्छा। अब पंचायत ये कह सकती है कि हमारे CMRV डेटा के अनुसार हमें एक चेक डैम की जरूरत है, न कि एक कम्युनिटी हॉल की। हाँ, इससे प्लानिंग एविडेंस बेस्ड होती है। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। ये तमिलनाडु क्लाइमेट ट्रैकर और ग्रीन तमिलनाडु मिशन जैसे राज्य के बड़े मिशंस को भी जमीनी हकीकत से जोड़ता है। और सबसे बड़ी बात, ITI और कम्युनिटी कॉलेजेस में ये ट्रेनिंग देकर राज्य एक ग्रीन वर्कफोर्स तैयार कर रहा है, जो जस्ट ट्रांजिशन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो आम नागरिक के लिए इसके क्या मायने हैं? इसका व्यापक महत्व क्या है? इसका व्यापक महत्व ये है कि ये मॉडल क्लाइमेट साइंस पर टेक्नोक्रेट्स के एकाधिकार को चुनौती देता है। ये साबित करता है कि प्रभावी क्लाइमेट एक्शन पार्टिसिपेटरी होना चाहिए, जिसमें समुदायों की भागीदारी हो। ये ग्लोबल साउथ के दूसरे देशों के लिए एक ब्लूप्रिंट हो सकता है, जो डेटा की कमी के कारण अक्सर इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस तक पहुंचने में मुश्किल महसूस करते हैं। ये सचमुच में डेटा को डेमोक्रेटाइज कर रहा है और क्लाइमेट एक्शन को सिटीजन्स मूवमेंट बना रहा है। चलिए अब अर्थव्यवस्था पर आते हैं, जहां एक बड़ी ही उलझन भरी तस्वीर सामने आ रही है। एक तरफ होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI है और दूसरी तरफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI, और दोनों अलग अलग कहानी कह रहे हैं, जिससे पॉलिसी मेकर्स के लिए एक दुविधा खड़ी हो गई है। ये वाकई एक पॉलिसी डायलेमा यानी नीतिगत दुविधा की स्थिति है। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT ने नवंबर 2025 के WPI के आंकड़े जारी किए हैं, और ये ट्रेंड जारी है कि होलसेल और रिटेल इन्फ्लेशन में एक बड़ा डाइवर्जेंस मतलब विचलन बना हुआ है। पहले आंकड़ों को समझते हैं। WPI और CPI में कितना फर्क है और ये फर्क क्यों है? WPI इन्फ्लेशन मतलब थोक महंगाई दर नवंबर में भी डिफ्लेशनरी क्षेत्र में बनी हुई है, अनुमानित -0.60% से -1.12% के बीच। डिफ्लेशनरी मतलब कीमतें गिर रही हैं? हाँ, प्रोड्यूसर लेवल पर यानी फैक्ट्री गेट पर कीमतें गिर रही हैं। वहीं CPI इन्फ्लेशन यानी खुदरा महंगाई दर, जिसे हम और आप महसूस करते हैं, वो लगभग 0.71% पर है। ये RBI के 4% के लक्ष्य से तो काफी नीचे है, लेकिन ये पॉजिटिव है। ये WPI का डिफ्लेशनरी ट्रेंड मतलब फैक्ट्री लेवल पर कीमतों का गिरना, इसका कारण क्या है? इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला, वैश्विक कमोडिटी कीमतों में आई गिरावट, खासकर ईंधन, मेटल्स और केमिकल्स में। जब रॉ मटेरियल सस्ता होता है तो फैक्ट्री का प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाता है। और दूसरा, कुछ खाद्य श्रेणियों जैसे सब्जियां और दालें में घरेलू स्तर पर बम्पर फसल के कारण सप्लाई ज्यादा है, जिससे थोक मंडियों में कीमतें गिरी हैं। तो प्रोड्यूसर लेवल पर कीमतों का गिरना, आम इंसान सोचेगा कि ये तो अच्छी बात है, महंगाई कम हो रही है। लेकिन क्या ये वाकई अच्छी खबर है? शॉर्ट टर्म में ये उपभोक्ताओं के लिए अच्छा है, लेकिन ये एक गहरी समस्या का संकेत हो सकता है। लगातार नेगेटिव WPI का मतलब है कि निर्माताओं के पास प्रोड्यूसर प्राइसिंग पावर नहीं है। प्रोड्यूसर प्राइसिंग पावर मतलब अर्थव्यवस्था में डिमांड इतनी मजबूत नहीं है कि वो अपना बढ़ा हुआ मुनाफा ग्राहकों को पास ऑन कर सके। उन्हें सस्ता इनपुट कॉस्ट का फायदा ग्राहकों को देना पड़ रहा है ताकि वो कंपेटिटिव बने रहें।
और लॉन्ग टर्म में इसका क्या असर हो सकता है? अगर ये लंबे समय तक चलता है तो ये एक विशियस साइकिल, एक दुष्चक्र शुरू कर सकता है। इससे कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी को नुकसान पहुंचता है। जब कंपनियों का मुनाफा कम होता है तो वो नया निवेश यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स करने से डरती हैं। अच्छा, वो नई फैक्ट्री नहीं लगाती, नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट नहीं करती और कर्मचारियों की वेतन वृद्धि भी रुक जाती है। इसका असर पूरी इकोनॉमी की ग्रोथ पोटेंशियल पर पड़ता है। इसका सरकार के फाइनेंसेस पर भी कोई असर होता है? बिल्कुल। सरकार का टैक्स रेवेन्यू, खासकर जीएसटी, सामान की नॉमिनल वैल्यू पर निर्भर करता है। डिफ्लेशनरी डब्ल्यूपीआई नॉमिनल जीडीपी वृद्धि पर दबाव डालता है। अगर नॉमिनल जीडीपी नहीं बढ़ेगी तो टैक्स कलेक्शन भी फ्लैट रहेगा, जिससे सरकार के लिए अपने फिस्कल डेफिसिट्स यानी राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पाना मुश्किल हो सकता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि भारत एक गोल्डीलॉक्स परिदृश्य में है? ये टर्म काफी सुना है मैंने, कुछ अर्थशास्त्री ऐसा मान रहे हैं। गोल्डीलॉक्स सिनेरियो एक बहुत ही अट्रैक्टिव टर्म है। इसका मतलब होता है एक ऐसी आदर्श स्थिति जहां ग्रोथ हाई हो, जैसे भारत की जीडीपी 7-8% पर बढ़ रही है, और इन्फ्लेशन कम और स्टेबल हो, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा, बिल्कुल परफेक्ट। इसके पॉजिटिव साइड क्या है? पॉजिटिव साइड ये है कि कम महंगाई से घरों की रियल डिस्पोजेबल इनकम, मतलब वास्तविक प्रयोज्य आय, बढ़ती है। लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा बचता है, जिससे उपभोग यानी कंजम्पशन को बढ़ावा मिलता है। और आरबीआई के लिए? साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई पर ब्याज दरें बढ़ाने का दबाव नहीं होता, बल्कि उन्हें भविष्य में दरें कम करने की गुंजाइश मिलती है, जिससे लोन सस्ते हो सकते हैं और इन्वेस्टमेंट स्टिमुलेट हो सकता है। लेकिन ये सुनने में जितना अच्छा लगता है, क्या उतना ही स्टेबल है? इसमें कुछ रिस्क फैक्टर्स भी तो होंगे? सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर जो इस गोल्डीलॉक्स सिनेरियो को बिगाड़ सकता है वो है हमारा बढ़ता हुआ ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटा। अक्टूबर में ये 41.68 बिलियन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। बाप रे, इतना ज्यादा? हाँ, और इसका मुख्य कारण था सोने के आयात में भारी वृद्धि, जो फेस्टिव सीजन की डिमांड के कारण हुई। ट्रेड डेफिसिट बढ़ने से क्या होता है? ये गोल्डीलॉक्स स्टोरी को कैसे इफेक्ट करता है? जब हमारा आयात निर्यात से बहुत ज्यादा हो जाता है तो हमें इंपोर्ट बिल चुकाने के लिए ज्यादा डॉलर्स की जरूरत पड़ती है। इससे रुपए पर दबाव पड़ता है और वो कमजोर होता है। अभी तो ग्लोबल कमोडिटी की कीमतें कम है तो हमें ज्यादा असर महसूस नहीं हो रहा, लेकिन अगर भविष्य में ये कीमतें फिर से बढ़ती हैं तो कमजोर रुपए के कारण इंपोर्टेड इन्फ्लेशन यानी आयातित मुद्रास्फीति का खतरा बढ़ जाएगा। तब आरबीआई को मजबूरन ब्याज दरें बढ़ानी पड़ेंगी और ये गोल्डीलॉक्स सिनेरियो खत्म हो जाएगा। तो ये स्थिति बहुत फ्रेजाइल है और हमें इन रिस्क फैक्टर्स पर कड़ी नजर रखनी होगी। आर्थिक जोखिमों से अब चलते हैं सुरक्षा से जुड़े जोखिमों पर। सिडनी के बॉन्डी बीच पर हुआ आतंकी हमला, ये ग्लोबल टेररिज्म के बदलते चेहरे और उसकी रणनीति को दिखाता है। ये एक बहुत ही चिंताजनक घटना है। 15 दिसंबर को सिडनी के बॉन्डी बीच पर हनुका, जो एक यहूदी त्योहार है, उसके जश्न को निशाना बनाया गया। ये हमला ग्लोबल टेररिज्म के नए थ्रेट वेक्टर्स को उजागर करता है, जिनसे भारत समेत पूरी दुनिया को सावधान रहने की जरूरत है। इसमें नया क्या है? आतंकवाद तो दशकों से एक खतरा रहा है। इसमें दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं जो इसके कैरेक्टर को बदल रही हैं। पहली, आइडियोलॉजिकल कन्वर्जेंस। अच्छा। ये हमला साफ तौर पर यहूदी विरोधी भावना से प्रेरित था, जो पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्षों से और भड़क रही है। ये दिखाता है कि कैसे एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति को ऑनलाइन रेडिकलाइज कर सकता है। और दूसरा और ज्यादा चिंताजनक है टैक्टिकल शिफ्ट। हमलावरों ने 9/11 या 26/11 की तरह किसी बड़े बम या जटिल योजना का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने छोटे हथियार, स्मॉल आर्म्स का इस्तेमाल किया, एक भीड़-भाड़ वाली सॉफ्ट टारगेट को चुना, और ये एक बहुत छोटे सेल, इस केस में पिता पुत्र की जोड़ी द्वारा किया गया है। और ऐसे हमलों को रोकना ज्यादा मुश्किल है। बहुत ज्यादा मुश्किल, क्योंकि इनका लॉजिस्टिकल फुटप्रिंट बहुत कम होता है। कोई एक्सप्लोजिव खरीदने की जरूरत नहीं, कोई बड़ी टीम नहीं, कोई कम्युनिकेशन ट्रेल नहीं। ऐसे लोन वुल्फ या स्मॉल सेल अटैक्स को खुफिया एजेंसियों के लिए इंटरसेप्ट करना लगभग नामुमकिन होता है। इस पर भारत का क्या रुख रहा है और इसके इम्प्लीकेशंस क्या है? प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी कड़ी निंदा की और भारत की जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म की नीति को दोहराया। ये घटना यूएन में भारत के उस पुराने तर्क को और मजबूती देती है जिसमें भारत कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म यानी CCIT को अपनाने की वकालत करता रहा है। CCIT? हाँ,
भारत का हमेशा से मानना रहा है कि गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट नहीं हो सकते और आतंकवाद को किसी भी राजनीतिक कारण से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। और भारत के लिए इससे क्या सबक है हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए? भारत के लिए सबसे बड़ा सबक है अपने सॉफ्ट टारगेट्स की सुरक्षा की समीक्षा करना। हमारे बाजार, त्योहार, धार्मिक स्थल, मॉल्स, ये सब सॉफ्ट टारगेट्स हैं। हमें अर्बन पुलिसिंग, बीट पुलिसिंग और इंटेलिजेंस गैदरिंग को और मजबूत करना होगा। साथ ही रैपिड रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल्स जैसे NSG हब का नेटवर्क को और चुस्त दुरुस्त करना होगा ताकि ऐसे किसी भी एक्टिव शूटर सिचुएशन से तेजी से और मिनिमम कोलैटरल डैमेज के साथ निपटा जा सके। सिक्योरिटी के बाद अब आते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट पर, और यहाँ भी एक संस्थागत विफलता और अनुकूलन दोनों का एक दिलचस्प केस सामने आया है। दिल्ली में प्रदूषण के कारण सुप्रीम कोर्ट ने एक अनोखा निर्देश दिया है। हाँ, दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI जब 450 के पार गंभीर सीवियर श्रेणी में पहुंच गया तो सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों और वादियों को सलाह दी कि वो फिजिकल हियरिंग के बजाय वर्चुअल सुनवाई का विकल्प अपनाएं। ये दिखाता है कि हमारे संस्थान संकट के समय कैसे अडॉप्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, इसे इंस्टीट्यूशनल एडेप्टेशन कहते हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान जो ई-कोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया था, वो अब एक स्थायी आपदा प्रतिक्रिया तंत्र मतलब परमानेंट डिजास्टर रिस्पॉन्स मैकेनिज्म बन गया है। ये सुनिश्चित करता है कि न्याय का पहिया रुके नहीं, चाहे बाहरी परिस्थितियां कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। अगर देश की सर्वोच्च अदालत को अपना काम करने के लिए वर्चुअल मोड में जाना पड़ रहा है तो ये एक बड़ी विफलता की ओर भी इशारा करता है। हाँ, और वो है एग्जीक्यूटिव फेलियर यानी कार्यकारी विफलता। ये आदेश ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी ग्रैप और कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी CAQM जैसी संस्थाओं की भारी विफलता को उजागर करता है। सही बात है। जब देश की सर्वोच्च अदालत को प्रदूषण की वजह से अपना काम भौतिक रूप से करने में दिक्कत हो तो ये सिर्फ एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं रह जाता, ये एक संवैधानिक संकट बन जाता है जो गवर्नेंस के कोर फंक्शनिंग को प्रभावित कर रहा है। इसका संवैधानिक पहलू क्या है मेंस के आंसर में लिखने के लिए? ये आर्टिकल 21 यानी जीवन के अधिकार की व्याख्या को और पुष्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट ने MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जैसे कई लैंडमार्क केसेस में कहा है कि राइट टू लाइफ में राइट टू अ क्लीन एंड हेल्दी एनवायरनमेंट भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट का ये निर्देश उसी व्याख्या का एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जो ये कहता है कि अगर हवा इतनी जहरीली है कि कोर्ट नहीं चल सकता तो ये नागरिकों के जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। अब बात करते हैं सोशल जस्टिस की। सरकार ग्रामीण कल्याण के एक बहुत बड़े कार्यक्रम MGNREGA में सुधार करने जा रही है और एक नया बिल ला रही है जो फिर से रीइमेजिनिंग अ फ्रेमवर्क वाली थीम में फिट बैठता है। हाँ, सरकार महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट MGNREGA 2005 यानी 2005 को बदलने के लिए विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण यानी VB ग्राम जी बिल ला रही है। ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है। MG नरेगा तो एक तरह से रूरल सोशल सिक्योरिटी की रीढ़ रहा है, खासकर पैंडेमिक के दौरान। इसे बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? सरकार का तर्क क्या है? MGNREGA की अपनी सफलताएं हैं। इसने ग्रामीण क्षेत्रों में पॉवर्टी कम की है और वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा दिया है, लेकिन इसकी आलोचना भी होती रही है। जैसे कि सबसे बड़ी आलोचना यह है कि इसके तहत बनने वाले एसेट्स अक्सर अनप्रोडक्टिव होते हैं और टिकाऊ नहीं होते। दूसरी बड़ी आलोचना लीकेजेस और भ्रष्टाचार की रही है। नया बिल इस फोकस को रोजगार गारंटी से आजीविका निर्माण पर शिफ्ट करने का प्रयास है। The idea is to move from just providing wage employment to creating sustainable livelihoods. इसमें मुख्य बदलाव क्या प्रस्तावित हैं? 3 बड़े बदलाव हैं। पहला, गारंटीकृत दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 दिन करने का प्रस्ताव है। अच्छा, 25 दिन ज्यादा। हाँ। दूसरा, काम की प्रकृति को बदला जा रहा है। अब सिर्फ अकुशल शारीरिक श्रम ही नहीं बल्कि अर्धकुशल सेमी स्किल्ड काम को भी शामिल किया जाएगा, जैसे कि मेसनरी या प्लम्बिंग। और तीसरा, फोकस सिर्फ मजदूरी देने पर नहीं बल्कि ड्यूरेबल एसेट क्रिएशन और स्किलिंग पर होगा, जो दूसरी सरकारी योजनाओं जैसे कि
PMMI या जल जीवन मिशन के साथ कन्वर्ज करेगा। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक्टिविस्ट्स और कुछ इकोनॉमिस्ट इसकी आलोचना भी कर रहे हैं। उनकी मुख्य चिंताएं क्या हैं? पहली चिंता फिस्कल फेडरलिज्म को लेकर है। 125 दिन की गारंटी से मजदूरी का बिल काफी बढ़ जाएगा। अभी केंद्र सरकार वेजेस का 100% खर्च उठाती है। अगर ये जारी रहता है तो केंद्र पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा और राज्यों पर मटेरियल कॉस्ट का बोझ। और दूसरी चिंता है टेक्नोक्रेटिक एक्सक्लूजन की। नया बिल शायद सख्त डिजिटल कंप्लायंस जैसे आधार आधारित भुगतान और ऐप आधारित उपस्थिति को और ज्यादा अनिवार्य कर दे। इससे भ्रष्टाचार तो रुकता है, लेकिन डिजिटल डिवाइड के कारण कई असली लाभार्थी जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है या नेटवर्क नहीं आता, वो टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से बाहर हो सकते हैं। और सबसे बड़ी वैचारिक चिंता जो अधिकार से जुड़ी है, सबसे बड़ी वैचारिक चिंता है राइट्स वर्सेस स्कीम की। MGNREJ एक्ट है जो काम को एक कानूनी अधिकार, लीगल राइट बनाता है। अगर सरकार 15 दिन में काम नहीं दे पाती तो उसे बेरोजगारी भत्ता देना पड़ता है। ये कानूनन बाध्यकारी है। राइट। नया बिल एक मिशन है। नाम का यह बदलाव एक्ट से मिशन ये सवाल खड़ा करता है कि क्या ये काम के अधिकार, राइट टू वर्क को कमजोर करेगा? क्या बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान वैसा ही मजबूत रहेगा या उसे डाइल्यूट कर दिया जाएगा? ये इस बिल का सबसे कंटेंशियस इशू होगा। चलिए कुछ और महत्वपूर्ण विषयों पर नजर डालते हैं जो आज खबरों में रहे। पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में आज क्या खास रहा? आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में एप्रोप्रिएशन बिल नंबर 4 2025 पेश किया। ये संसदीय प्रक्रिया का एक बहुत ही रूटीन लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सा है। एप्रोप्रिएशन बिल होता क्या है और इसका संवैधानिक आधार क्या है? हमारे लिसनर्स के लिए इसे आसान भाषा में समझाएं। हमारे संसदीय लोकतंत्र का एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, और उसी तरह नो एक्सपेंडिचर विदाउट ऑथराइजेशन। मतलब कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, विधायिका यानी लेजिस्लेचर की मंजूरी के बिना भारत के खजाने से एक भी रुपया खर्च नहीं कर सकते। इसका आधार है संविधान का आर्टिकल 114। ये कहता है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, मतलब भारत की संचित निधि से कोई भी पैसा बिना एप्रोप्रिएशन मेड बाय लॉ यानी संसद द्वारा पारित विनियोग विधेयक के नहीं निकाला जा सकता। और ये नो 4 बिल का क्या मतलब है? क्या साल में कई बार आते हैं ये? हाँ, जो मुख्य बजट के साथ आता है वो मेन अप्रोप्रिएशन बिल होता है, लेकिन कई बार साल के बीच में सरकार को अतिरिक्त खर्चों की जरूरत पड़ती है। इसके लिए संविधान में आर्टिकल 115 है जो सप्लीमेंट्री ग्रांट्स मतलब अनुपूरक अनुदान की अनुमति देता है। अच्छा। मतलब अगर साल के बजट में रक्षा मंत्रालय को दिया गया पैसा किसी नई जरूरत के कारण कम पड़ जाए तो सरकार संसद से और पैसा मांग सकती है। ये नो 4 बिल उसी अतिरिक्त खर्च की मंजूरी के लिए है। ये प्रक्रिया एग्जीक्यूटिव की लेजिस्लेचर के प्रति वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करती है। अब आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर। भारत का पहला हाइड्रोजन पोत लॉन्च हुआ है। ये क्लीन एनर्जी की दिशा में एक बड़ा कदम है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसे वाराणसी में नमो घाट पर लॉन्च किया गया है। ये भारत के नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के दिशा में एक मील का पत्थर है। ये दिखाता है कि हम सिर्फ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस ही नहीं करना चाहते, बल्कि उसके एंड यूज एप्लीकेशंस भी डेवलप कर रहे हैं। इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है? इसमें LTPEM यानी लो टेम्परेचर प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल तकनीक का उपयोग किया गया है। ये एक फ्यूल सेल है जो हाइड्रोजन और हवा से ऑक्सीजन को इलेक्ट्रोकेमिकली कंबाइन करके बिजली पैदा करती है। इसका बाय प्रोडक्ट या एमिशन सिर्फ पानी होता है, कोई प्रदूषण नहीं। वाओ। इनलैंड वाटरवेज, जहां लाखों कश्तियां और जहाज चलते हैं, वहां इस तकनीक का इस्तेमाल ट्रांसपोर्ट को डीकार्बनाइज करने में एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। और आज इतिहास के पन्नों से भी एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। बिल्कुल। आज भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 75th पुण्यतिथि है। उनका निधन 15 दिसंबर 1950 को हुआ था। उनकी विरासत को आज हम कैसे याद करते हैं? 562 रियासतों का एकीकरण तो सब जानते हैं, लेकिन उसके अलावा उनका क्या योगदान था? उनका सबसे बड़ा योगदान, जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, वो है भारत के प्रशासनिक ढांचे की नींव रखना। उन्होंने ही अखिल भारतीय सेवाओं यानी ऑल इंडिया सर्विसेज
ISIPS को स्टील फ्रेम के रूप में स्थापित किया। स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। हाँ, आज़ादी के बाद कई नेता इन सेवाओं के खिलाफ थे क्योंकि ये ब्रिटिश राज की विरासत थीं। लेकिन पटेल ने दूरदर्शिता दिखाते हुए तर्क दिया कि देश को एक साथ रखने के लिए एक मजबूत, निष्पक्ष और इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की जरूरत होगी। उन्हें पैट्रन सेंट ऑफ इंडिया सिविल सर्विसेज भी कहा जाता है। हाँ, और उनकी नैतिकता का उदाहरण तो बेमिसाल है। वो प्रसिद्ध घटना जब वे अदालत में एक गवाह से जिराह कर रहे थे और उन्हें एक टेलीग्राम मिला जिसमें उनकी पत्नी की मृत्यु की खबर थी। उन्होंने तार पढ़ा, उसे चुपचाप अपनी जेब में रखा और केस की कार्यवाही पूरी की। ये कर्तव्य के प्रति उनके असाधारण समर्पण को दिखाता है। बिल्कुल। जूनागढ़ और हैदराबाद मतलब ऑपरेशन पोलो में उनकी डिसाइसिव एक्शन ने तो भारत को बिखरने से बचाया। निश्चित रूप से। अब समय है कुछ क्विक फायर फैक्ट्स का जो सीधे प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। मैं एक एक करके बताऊंगा और आप चाहें तो उस पर एक एक लाइन का कॉन्टेक्स्ट जोड़ सकती हैं ताकि वो याद रह जाएं। जरूर, ये एक अच्छा तरीका है। पहला, VBSA, इसका पूरा नाम है विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान। ये UGC, AICTE और NCTE की जगह लेगा और इसमें 12 सदस्य होंगे। याद रखने वाली बात, ये हायर एजुकेशन में एक सिंगल रेगुलेटर होगा, मेडिकल और लीगल एजुकेशन को छोड़कर। दूसरा, आर्टिकल 114, ये एप्रोप्रिएशन बिल से संबंधित है। सरकार बिना इसकी मंजूरी के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा नहीं निकाल सकती। तीसरा, CBMRV, ये तमिलनाडु का समुदाय आधारित जलवायु डेटा मॉडल है। पूरा नाम है कम्युनिटी बेस्ड मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग एंड वेरिफिकेशन। ये बॉटम अप गवर्नेंस का एक बेहतरीन उदाहरण है। चौथा, बाब एल मंडेल, ये लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ने वाला एक स्ट्रेटेजिक जलडमरू मध्य है, ग्लोबल मैरिटाइम ट्रेड के लिए एक क्रिटिकल चोक पॉइंट। पांचवा, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इस क्षेत्र में 4 देश आते हैं, इथियोपिया, इरिट्रिया, जिबूती और सोमालिया। इसे याद रखने के लिए आप सीड एक्रोनिम का उल्टा DEES सोच सकते हैं। छठा, कॉन्करेंट लिस्ट एंट्री 25, शिक्षा इसी सूची में आती है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। VBSA बिल को लेकर फेडरलिज्म की बहस इसी एंट्री से जुड़ी है। सातवां, जिमी लाई, ये हांगकांग के एक प्रो डेमोक्रेसी मीडिया टाइकून है जिन्हें वहां के कंट्रोवर्शियल नेशनल सिक्योरिटी लॉ के तहत दोषी ठहराया गया है। ये हांगकांग में सिविल लिबर्टीज के शरण का प्रतीक है। आठवां, UK पैक्ट, ये वो अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसने तमिलनाडु के CBMRV पायलट को फंड किया है। पूरा नाम है पार्टनरिंग फॉर एक्सेलरेटेड क्लाइमेट ट्रांजिशंस। नौवां, कीस्टोन फाउंडेशन, ये वो NGO है जो नीलगिरी में CBMRV परियोजना को लागू करने में एक की पार्टनर है। 10वां, हरारी मिलिट्री एकेडमी, ये इथोपिया में 1956 में भारतीय सेना की मदद से स्थापित की गई थी। इंडिया इथोपिया डिफेंस कॉर्पोरेशन का एक ऐतिहासिक स्तंभ। 11वां, हनुका, ये एक यहूदी त्योहार है जिसे फेस्टिवल ऑफ लाइट्स भी कहते हैं। सिडनी का आतंकी हमला इसी त्योहार के दौरान हुआ। 12वां, सरदार पटेल का निधन, तारीख है 15 दिसंबर 1950। 13वां, ऑपरेशन पोलो, ये हैदराबाद रियासत को भारत में एकीकृत करने के लिए 1948 की पुलिस कार्रवाई थी जिसका नेतृत्व सरदार पटेल ने किया। 14वां, आर्टिकल 21, ये जीवन का अधिकार है और सुप्रीम कोर्ट के अनुसार इसमें स्वच्छ हवा का अधिकार भी शामिल है। 15वां, LTPM, ये वो फ्यूल सेल तकनीक है जो भारत के पहले हाइड्रोजन पोत में इस्तेमाल हुई है। पूरा नाम है लो टेम्परेचर प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन। 16वां, नमो घाट, ये वाराणसी में वो स्थान है जहां हाइड्रोजन पोत लॉन्च किया गया। 17वां, अक़बा प्रोसेस, ये जॉर्डन के राजा द्वारा शुरू की गई एक आतंकवाद रोधी खुफिया जानकारी साझा करने की पहल है। 18वां, महात्मा गांधी स्ट्रीट, ये जॉर्डन के अम्मान शहर की एक प्रमुख सड़क का नाम है जो भारत के प्रति सम्मान को दर्शाता है। 19वां, AFCTA, इसका पूरा नाम है अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया। ये अफ्रीका का एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है जो दुनिया का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एरिया है बाय नंबर ऑफ कंट्रीज। 20वां, सफला एकादशी, ये एक हिंदू पर्व है जो 15 दिसंबर 2025 को मनाया जा रहा है। 21वां, सेक्शन 144, ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC की धारा है जो किसी क्षेत्र में 4 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाती है ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। 22वां, गोल्डीलॉक्स इकोनॉमी, ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था की स्थिति है जहां मॉडरेट ग्रोथ हो और इन्फ्लेशन कम हो, जस्ट राइट। 23वां, वेटेड एवरेज टैरिफ, जॉर्डन का ये 1.72% है
जो दिखाता है कि वो एक बहुत ही खुली अर्थव्यवस्था है जहां इंपोर्ट ड्यूटीज बहुत कम है। 24वां फॉस्फोरिक एसिड। ये जॉर्डन से भारत का शीर्ष आयात है, जो भारत के विशाल उर्वरक उद्योग के लिए एक क्रिटिकल रॉ मटेरियल है। और 25वां बॉन्डी बीच। ये सिडनी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और हाल के आतंकी हमले का स्थल था। चलिए अब मेंस की तैयारी को परखते हैं। आज की चर्चा पर आधारित 2 सवाल। पहला सवाल जीएस पेपर 2 पॉलिटी से है। द विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान VBSA बिल 2025 उच्च शिक्षा के नियामक परिदृश्य को एकीकृत करने का प्रयास करता है। संघवाद और संस्थागत स्वायत्तता के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र को बदलने के लिए एकल नियामक की क्षमता का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। ये 250 शब्दों में लिखना है। इसका एक मॉडल आंसर स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं, बल्कि उसमें क्या पॉइंट्स लिखने हैं ये भी बताएं। जरूर। परिचय में VBSA बिल का जिक्र करें, बताएं कि ये UGC, AICTE, NCERT को रिप्लेस करेगा और इसे NEP 2020 के विजन से जोड़ें। लिखें कि इसका उद्देश्य फ्रैगमेंटेशन को खत्म करना है। ठीक है, इंट्रो हो गया। मुख्य भाग यानी बॉडी में 2 हिस्से बनाएं। पहले हिस्से में एकल नियामक के लाभ बताएं। इसमें लिखें 1. सुव्यवस्थित शासन मतलब स्ट्रीमलाइंड गवर्नेंस, जिससे ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शंस खत्म होंगे। 2. बहुविषयकता को बढ़ावा मतलब प्रमोशन ऑफ मल्टीडिसिप्लिनैरिटी, जिससे आर्ट्स और साइंस के बीच की दीवारें गिरेंगी। और 3. मानकीकरण यानी स्टैंडर्डाइजेशन NHQF के माध्यम से। और दूसरे हिस्से में? दूसरे हिस्से में इसका आलोचनात्मक विश्लेषण मतलब क्रिटिकल एनालिसिस करें। इसमें लिखें पहला, संघवाद पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑन फेडरलिज्म और कॉन्ट्रेंट लिस्ट एंट्री 25 का जिक्र करें। दूसरा, वित्तीय स्वायत्तता को खतरा, थ्रेट टू फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, यहाँ HEGC और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस वाली बात लिखें। और तीसरा, नौकरशाही का जोखिम, रिस्क ऑफ ब्यूरोक्रेटाइजेशन, कि कहीं ये सिंगल रेगुलेटर एक बॉटलनेक ना बन जाए। और कंक्लूजन? निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं कि VBSA की सफलता कागज पर नहीं बल्कि इसके इम्प्लीमेंटेशन में है। इसकी सफलता उसकी ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस, राज्यों को बराबर का स्टेक होल्डर बनाने और लाइट बट टाइट के प्रॉमिस को जमीन पर उतारने की क्षमता पर निर्भर करेगी। बहुत बढ़िया। और दूसरा सवाल? दूसरा सवाल JS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस से है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के साथ भारत का जुड़ाव ऐतिहासिक एकजुटता से रणनीतिक व्यावहारिकता की ओर विकसित हो रहा है। प्रधानमंत्री की इथियोपिया यात्रा के आलोक में इस कथन पर चर्चा करें, जिसमें रक्षा, ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिज सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया हो। ये भी 250 शब्दों में। इसकी विस्तृत रूपरेखा क्या होगी? परिचय में हॉर्न ऑफ अफ्रीका का रणनीतिक महत्व बताएं, बाब एल मैंडेब और रेड सी प्रॉक्सिमिटी और PM की यात्रा को इस बदलते जुड़ाव में एक पिवट पॉइंट के रूप में प्रस्तुत करें। ठीक है। बॉडी में मुख्य भाग में कथन के दोनों हिस्सों को एड्रेस करें। पहले, ऐतिहासिक एकजुटता का संक्षिप्त उल्लेख करें NAM, एंटी कोलोनियलिज्म। फिर रणनीतिक व्यावहारिकता पर विस्तार से लिखें। इसमें 3 पॉइंट्स जरूर लिखें। 1. महत्वपूर्ण खनिज सहयोग, रेयर अर्थ एलिमेंट्स और आत्मनिर्भर भारत। 2. रक्षा और सुरक्षा सहयोग, हरारा अकेडमी से लेकर तेजस तक। और 3. ऊर्जा और समुद्री सुरक्षा, रेड सी में स्टेबिलिटी। आप चीन के BRI के प्रति एक सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव प्रदान करने का एंगल भी डाल सकते हैं। और इसका कंक्लूजन? निष्कर्ष में ये लिखें कि ये पार्टनरशिप एक स्टेबल और प्रॉस्परस इथियोपिया को भारत की इंडियन ओशन स्ट्रैटेजी, जिसे सागर कहते हैं, और ग्लोबल साउथ में भारत के नेतृत्व के लिए महत्वपूर्ण बनाती है। ये अब सिर्फ एक दाता प्राप्तकर्ता संबंध नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। अंत में एक छोटा सा क्विज, ये देखने के लिए कि आपने कितना ध्यान से सुना। पहला सवाल, VBSA बिल किन 3 मौजूदा संस्थाओं को बदलने का प्रस्ताव रखता है? इसका उत्तर है UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, और NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। और ये तीनों मिलकर जनरल, टेक्निकल और टीचर एजुकेशन को रेगुलेट करते थे। दूसरा सवाल, भारत के सहयोग से 1956 में इथियोपिया में कौन सी सैन्य अकादमी स्थापित की गई थी? इसका उत्तर है हरार मिलिट्री एकेडमी।
ये आज भी दोनों देशों के बीच गहरे रक्षा संबंधों का प्रतीक है। तीसरा सवाल, तमिलनाडु के कम्युनिटी बेस्ड MRV मॉडल को किस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया है? वो कार्यक्रम है यूके पैक्ट, यानी पार्टनरिंग फॉर एक्सेलरेटेड क्लाइमेट ट्रांजिशंस। ये दिखाता है कि क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए ग्लोबल कोलैबोरेशन कितना जरूरी है। चौथा सवाल, संविधान का कौन सा अनुच्छेद कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से धन निकासी के लिए अप्रोप्रिएशन बिल को अनिवार्य बनाता है? ये है आर्टिकल 114 और सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के लिए है आर्टिकल 115। और पांचवा और आखिरी सवाल, हैदराबाद को भारत में एकीकृत करने के लिए 1948 में की गई पुलिस कार्रवाई का क्या नाम था? उस कार्रवाई का नाम था ऑपरेशन पोलो। ये सरदार पटेल की दृढ़ता का एक शानदार उदाहरण है। तो आज की हमारी लंबी और विस्तृत चर्चा के मुख्य बिंदु थे उच्च शिक्षा में सुधार के लिए VBSA बिल, जो फ्रैगमेंटेशन को खत्म करने का वादा करता है लेकिन संघवाद और स्वायत्ता पर सवाल भी खड़ा करता है। इथियोपिया के साथ भारत के बदलते संबंध, जो अब सॉफ्ट पावर से आगे बढ़कर क्रिटिकल मिनरल्स, डिफेंस और हार्ड स्ट्रैटेजी पर केंद्रित है। और तमिलनाडु का CMRV मॉडल, जो जलवायु डेटा को लोकतांत्रिक बनाता है और बॉटम अप गवर्नेंस को बढ़ावा देता है। साथ ही हमने अर्थव्यवस्था में WPI और CPI के बीच के विचलन और गोल्डीलॉक्स सिनेरियो के फ्रेजाइल नेचर को समझा और अंत में MGNREGA की जगह लेने वाले VB-G बिल पर चर्चा की, जो ग्रामीण कल्याण के ढांचे को अधिकार से मिशन की ओर ले जाने की क्षमता रखता है। आज की मेहनत कल की कहानी बदल देगी। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करो और सब्सक्राइब करो सुन लो UPSC को। 299 रुपीज मेंबरशिप ज्वाइन करके एक्सक्लूसिव कंटेंट का एक्सेस लो।